ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑनलाइन बच्चों बोर्ड विजिबल है? चलिए, लास्ट क्लास में आज है अपना लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन हम लोग फिर से करना चाहते हैं। चलिए, मेरे पास है शायद, एक बार और कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट मैंने मतलब 11th के लेवल से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर आया किस नंबर से, थोड़ी सी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, किसमें कैसे क्या। और फिर उसके बाद फिर अगले लेक्चर में फिर से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के और एडवांस चीजों की बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था आपके, क्या था भाई? 2.8 multiplied by 10 raised to power minus 3 mole of CO2 is left after removing 10 raised to power 21 molecules from X milligram sample। सैंपल है कोई x मिलीग्राम, उससे हम लोगों ने CO2 के 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोल, इतने मोल निकाल दिए हैं। इतने मोल बचते हैं, कितना रिमूव किया है हमने, ठीक है। तो इसको करना ऐसे है कि कोई सैंपल था, उस सैंपल में से आपने इतने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए, इतने मॉलिक्यूल आपने निकाल दिए, तो अब बचेंगे कितने? ये लेफ्ट दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट लगा लेंगे मॉलिक्यूल। अब ये दे रखे हैं मोल, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर आपने मॉलिक्यूल लिए हैं तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना, लेफ्ट मॉलिक्यूल। तो आपको पता है, आप सीख चुके हैं 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने बना लिए, मोल से क्या बना लिया हमने? मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में उससे आपसे पूछा गया है कि जो सैंपल था x मिलीग्राम का, उसमें कितना उसका क्या है, मास निकालना है ना, इस सैंपल का मास निकालना है। तो पहले इसके टोटल मॉलिक्यूल निकाल ले इस सैंपल के। तो अगर सैंपल निकालना है तो क्या करेंगे, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 को इधर ले जाएंगे, तो सैंपल इज इक्वल टू आ जाएगा ये, है ना। अब सॉल्व करेंगे, ये -3 23 20 बन जाएगा। अगर आप बनाना चाहो 10 रेज़ टू पावर 21 के फॉर्मेट में, ये 21 है, इसको बनाना चाहो तो 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 ये आ जाएगा, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी 21 के फॉर्मेट में लाएंगे, एडअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबने करके देखा था, घर पे आ रहा था आंसर 193 करके, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बताए थे मैंने आपको, सबने करके देखा था, कोशिश करी थी सॉल्व करने की पूरा। अभी क्लियर है? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है, जेईई मेंस नीट किसी में भी। अगर केवल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट नहीं है। आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें, ये फॉर्मूलाज, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। इससे ये कैसे निकाले, इससे ये कैसे निकाले, इससे ये कैसे निकाले, ये सब अगर याद है आपको
तो कितनी भी बड़ी लैंग्वेज में आपको फंसाया जाए आप कभी भी नहीं फंसेंगे, है ना। बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिख दी जाए आप उसमें से आंसर निकाल लोगे। क्लियर है बात? चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। आज बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर एक स्पेसिफिक नंबर है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि यह आपकी पहचान है। जैसे किसी स्कूल में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप लोग देखते हो कि एक आपको सीरियल नंबर मिलता है, एडमिशन नंबर मिलता है कि इस नंबर पे आपका इस स्कूल में एडमिशन हुआ है। उसमें उस स्कूल में अगर आप 1 to 12 पढ़ते हो, किस क्लास से किस क्लास तक भी पढ़ते हो, तो आपका एडमिशन नंबर वो स्पेसिफिक रहता है। आजकल तो सारे डेटा कंप्यूटर में होते हैं, तो अगर वो एडमिशन नंबर डाला जाएगा तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आप क्लास 1 में किस ग्रेड से पास हुए, सेकंड में किससे, थर्ड में किससे, क्या है, एवरीथिंग, है ना, आपकी सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। उसी तरीके से केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर इज स्पेसिफिक और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। एटॉमिक नंबर के ऊपर उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि, और आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब आप केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यानी कि उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग स्पेसिफिकली केमिकल प्रॉपर्टीज पे जोर दे रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस नंबर के ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। जितने एलिमेंट हैं 1 to 118 सबके लिए स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर डिसाइड किया गया है। जो 1 नंबर पे उसका 1 है, जो 2 है, इस तरीके से 118 तक एलिमेंट डिस्कवर्ड है। तो होता क्या है ये देखिए, एटॉमिक नंबर की अगर बात करो तो इसको Z से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? स्पेसिफिक फॉर ईच एलिमेंट, एक एक एलिमेंट के लिए बड़ा स्पेसिफिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, chemical properties of element are decided by atomic number. Chemical properties of element are decided by atomic number. होता क्या है, अगर थोड़ा बहुत आपको एटम का आइडिया हो तो एटम का स्ट्रक्चर किसी क्लास में पढ़ाया गया आपको? कहीं पढ़ाया गया? 9th-10th में, कुछ 9th में पढ़ाया गया होगा। तो एटम में बीच में होता है एक न्यूक्लियस, बाहर की तरफ शेल्स होते हैं, उन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। कितना भी किसी एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, या कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव यूनिट चार्ज ऑन nucleus is called atomic number. सारे एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक है,
Z से डिनोट किया जाएगा। किसी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो इसका मतलब आपको एटॉमिक नंबर मालूम है इसका। और इस एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी? सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर के ऊपर, Z के ऊपर। जितने एलिमेंट आपके डिस्कवर्ड हैं, एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to एटॉमिक नंबर 118 डिस्कवर्ड हो चुके हैं अभी तक। वन टू 118 क्या है आपके? डिस्कवर हो चुके हैं। जिसमें से हम लोगों को कहाँ, आप लोगों को कहाँ तक याद है? अभी 1 to 20 याद है शायद, कह रहे थे ना। अभी 11th क्लास में 1 to 50 का अपना टारगेट है, 50 तक याद करेंगे। कुछ तो याद होंगे। 20 तक तो आपको याद है ना? नोट हो गया? किसी का रह तो नहीं गया? हाँ हाँ, नेचुरल 92 के पहले हैं। 92 के पहले देखो। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और कौन सा है? बेरिलियम, बोरॉन, याद है आप लोग को? तो वेरी गुड। क्लोरीन, बस यहीं तक याद है। ये एटॉमिक नंबर हो गए आपके। नोट कर लीजिए एक बार और, जिसको याद हो वो भी, जिसको नहीं याद है वो भी। टेन एलिमेंट और आज ऐड करा देती हूँ, 10 करके ऐड करेंगे तो याद हो जाएंगे। 21 है स्कैंडियम, टाइटेनियम है 22, वेनेडियम है 23, 10 याद करेंगे तो याद हो जाएगा। स्कैंडियम 21, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे एटलीस्ट यहां तक हो जाए तो बोल। वेनेडियम, मेरा नाम तो सबको पता है ना? क्या नाम है? वेनेडियम, याद रखिए। वेनेडियम से मुझे याद है। स्कैंडियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। ऐसे याद करेंगे बोल बोल के, धीरे धीरे बोल बोल के घर पे याद करेंगे तो याद है। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैंगनीज, Mn is manganese, Fe is iron, Co is cobalt, Ni is nickel, और फिर उसके बाद आ जाएगा कॉपर 29, Cu इज कॉपर, और फिर लास्ट में आ जाएगा जिंक 30, कोबाल्ट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हाँ, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप याद करेंगे धीरे धीरे, ऐसे याद नहीं होगा जल्दी, आराम आराम से याद हो जाएगा। नोट हो जाए तो बोल दीजिए ऑनलाइन। क्या नाम लिखना चाहते हैं? लिख लिया? वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और लास्ट इज जिंक। 21 to 30। क्लियर है बात? हो गया? चलिए हम लोग करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात हो गई, मास नंबर की बात करें। मास नंबर और एटॉमिक मास थोड़े थोड़े डिफरेंट है। मास नंबर और एटॉमिक मास थोड़े थोड़े अलग है। अभी हम मास नंबर की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास की, सॉरी। मास नंबर, मास नंबर क्या है? ए से डिनोट करते हैं इसको, ए लेटर से डिनोट करते हैं मास नंबर को। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनका एडक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? मास नंबर। ए से डिनोट करते हैं इसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर Z भी बोला जाता है, प्रोटॉन के नंबर को अभी हमने Z बोला था एटॉमिक नंबर, तो P की जगह हमने Z लिख दिया, N की जगह न्यूट्रॉन का नंबर हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दोनों, इसलिए इन दोनों को मिला के अलग नाम भी दिया जाता है न्यूक्लियॉन। ए होता है न्यूक्लियन। मास नंबर सेम, मास
हाँ, मास नंबर एंड न्यूक्लियॉन्स आर सेम। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है दोनों इंक्लूड किया आपने, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल, दैट आर न्यूक्लियॉन्स। नोट हो गया सबका? अब किसी एलिमेंट को मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है, एलिमेंट को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखा जाता है एलिमेंट? एलिमेंट का बीच में तो लिखेंगे सिंबल, कैसे उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। इधर की तरफ नीचे की तरफ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ लिखते हैं उसका मास नंबर। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है यहाँ पे आपने सिंबल लिख दिया, यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर लिख दिया लेफ्ट में नीचे की तरफ, और यहाँ पे लिख दिया मास नंबर। जैसे मान लो हमने बोला हाइड्रोजन को सिंबलाइज करना है, तो हाइड्रोजन का सिंबल तो H होता है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो लिखेंगे हाइड्रोजन में 1, ऐसे लिख सकते हो, या स्क्वायर। एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर। हीलियम को सिंबलाइज करना है 2He4, लिथियम को करना है 3Li7, कार्बन को करना है 6C12, ऑक्सीजन को करना है 8O16। मास नंबर ऊपर वाला याद रखना पड़ेगा, जस्ट डबल नहीं है, ऐसा नहीं, याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ, अभी साथ में यहाँ नहीं बताएंगे, या बता भी सकते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। चलो, पढ़े हुए हैं आप लोगों ने आइसोटोप आइसोबार पढ़े हुए, 9th में पढ़े थे, तब तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। चलिए, आइसोटोप आइसोबार थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी उसके साथ बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा अपने, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक लेना चाहते हैं इसलिए बता देते हैं इनके साथ साथ। 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक थोड़ा बहुत होगा सिलेबस में, है ना? बहुत था। बोर स्ट्रक्चर, बोर मॉडल। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे इन न्यूट्रल एटम, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। आइसोटोप और आइसोबार थोड़ा सा पढ़ लेते। आइसोटोप एंड आइसोबार, आइसो का मतलब होता है सेम, और आइसोटोप पूरे वर्ड का मतलब होता है सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटोप होते क्या हैं? ये होते हैं these are atom of same element, these are atom of same element having different mass number। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनके ये आपका मास नंबर क्या होगा? अलग होगा। अब क्योंकि सेम एलिमेंट के हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए Z तो सेम है, A क्या है? डिफरेंट। Z सेम रहेगा और A क्या होगा? डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के 3 है, 1H1, 1H2, 1H3, ऐसे ही पढ़ते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 है। क्लोरीन के 2 होते हैं, 17Cl35
17Cl37। हाँ 35 एंड 37 दो हैं। कार्बन के भी याद कर लेते हैं, कार्बन की अभी बात करने वाले हैं क्योंकि हम लोग 12 13 14 तीन है, 6C12 6C13 6C14। आइसोटोप को ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी बुक्स ऐसे भी लिखती हैं, C12 C13 C14। डैश करके जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, A। C12 C13 C14 ऐसे लिखेंगे तो मतलब क्या लिख रहे हैं, आइसोटोप के बारे में लिख रहे हैं। एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, न्यूट्रॉन का नंबर अलग होगा आइसोटोप। क्या वो उसका मास नंबर अलग है, तीनों हाइड्रोजन है, नेचर में तीन तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तीनों हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का अगर मास कैलकुलेट करो तो 1 है, दूसरे टाइप के ऐसे हैं जिनका मास है 2, तीसरे टाइप के ऐसे हैं जो जिनका मास है 3। सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है 1H1, उसका नाम है, स्पेशल नेम है प्रोटियम, उसका नाम क्या है, प्रोटियम। ये जो है ये क्या है, ये स्पेशल है ये वाला, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, नेचर में परसेंटेज इसकी ज्यादा है, इसका क्या नाम है, प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम बोलते हैं। तीसरा वाला रेडियो एक्टिव है, उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। चलिए आइसोबार पे आ जाते हैं। आइसोबार जो होंगे ये होंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, क्या सेम होगा, सेम मास। वहां पे डिफरेंट मास नंबर था, यहाँ पे मास नंबर क्या होगा, सेम। एग्जाम्पल लेते हैं इनके, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1H3 होता है और हीलियम का भी होता है 2He3। हीलियम का एक होता है 2He4 और एक होता है 2He3। तो ये 1H3 और 2He3 ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, आइसोबार। आर्गन का होता है 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। इन सब के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर अलग होगा तो डेफिनेटली एलिमेंट क्या होगा, जितने पढ़ते जाएंगे उतने याद करते जाएंगे, धीरे धीरे याद होगा। जब मैं बोलूं कि अभी तुमको 60 एलिमेंट की मैं लिस्ट दे दूं तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी, वो याद नहीं होगी। सब बुक में लिखा है, सब गूगल पे लिखा है ना, लेकिन दिमाग में प्रिंट तब होता है, याद तब होता है जब बार बार उसको करते हैं, बार बार प्रैक्टिस में आता है, अपने सामने आता है, बार बार पढ़ते हैं तो याद होता है। नोट हो गया आइसोटोप आइसोबार। चलिए अब अपने मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, जो अपना आज का प्राइम टॉपिक है,
जिसको हम लोग पढ़ना चाह रहे थे आज। एटॉमिक मास का जिक्र करना चाह रहे थे। अभी तक हमने मास नंबर का किया, अब किसका जिक्र करना चाह रहे हैं? एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग एटॉमिक मास के लिए एक यूनिट बनाई गई, एक यूनिट डिसाइड की गई, जिसको हम लोग कहते हैं AMU। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? AMU। 1 AMU ये बेसिक यूनिट बनाई गई। जैसे अगर हमने बोला किसी का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 24 है, किसी का एटॉमिक मास 24 है, इसका मतलब ये है, मीनिंग ये समझा जाएगा कि वो 1 AMU के कितने टाइम्स हो गया? 24 टाइम्स। किसी का एटॉमिक मास अगर X है तो हम बोलेंगे कि वो 1 AMU के कितने टाइम्स हो गया? X टाइम्स हो गया। जैसे हम बोलते हैं कि किसी कपड़े की लेंथ मेजर करनी है, तो बेसिक यूनिट हमने बोल दी 1 मीटर। क्या बोल दी? बेसिक यूनिट 1 मीटर बोल दी। अगर अब कोई कपड़ा उसके डबल लेंथ ले रहा है तो 2 मीटर हो जाएगा, ट्रिपल हो गया तो 3 मीटर हो गया, 2.5 टाइम्स अगर है तो 2.5 मीटर हो गया। वैसे ही अगर कोई सब्सटेंस 1 AMU के 2 टाइम्स है, उसके एक एटम का मास 1 AMU के 2 टाइम्स है, तो उसका ये एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 AMU। ठीक है। किसी का एटॉमिक मास वो नंबर बताता है कि वो 1 AMU के जो बेसिक यूनिट है उसके कितने टाइम्स है। 1 AMU को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को 1 U भी बोलते हैं, या इसी को 1 डाल्टन भी बोलते हैं। 1 U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। AMU को एक और नाम दिया गया है, क्या? यूनिफाइड मास। और ये इक्वल होता है 1 डाल्टन भी बोलते हैं इसको। अब ये जो 1 AMU है ना, इसको कैलकुलेट किया गया कि भाई ये 1 AMU ग्राम के कितने इक्वल है, तो ये निकला 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम के। वन AMU क्या है? ग्राम में इसको निकाला गया तो कितना हुआ? 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको केजी में लिखना है तो 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 केजी। एक याद रखेंगे तो काम बन जाएगा अपना। अब ये 1 AMU आया कहां से? देखिए, इसके लिए बोला गया कि दुनिया भर के एलिमेंट है। जिस समय AMU बनाया गया होगा उस समय बोला गया कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, तो किसके एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करके बेसिक मान के हम लोग AMU को डिफाइन करें। साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करते हैं हम लोग कि कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है ना, कार्बन 12 के आइसोटोप का 1 एटम ले लीजिए, उसका मास कैलकुलेट कीजिए और उसके मास का 1/12 पार्ट कर दीजिए। कार्बन 12 के 1 एटम का मास कैलकुलेट किया साइंटिस्ट ने, उसका 1/12 पार्ट निकाला और उस 1/12 पार्ट को हम लोगों ने बोला, क्या बोला इसको? 1 AMU। तो अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए किस एलिमेंट को बेस बनाया गया था, तो आप क्या बोलेंगे?
कार्बन का कौन सा आइसोटोप था, कार्बन 12 लिया गया, उसके एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया, फिर उसका 1/12 पार्ट निकाला गया, उस उतने मास को क्या नाम दिया गया, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखो साइंटिस्ट ने बोला एलिमेंट का जो एटम है उसका अगर मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास देखना है, तो उसके लिए कोई ना कोई बेसिक यूनिट बनानी पड़ेगी। हाइड्रोजन को बनाए, लिथियम को बनाए, हीलियम को बनाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह किए गए, उसके थ्रू ये देखा गया कि कार्बन को बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों में के कैलकुलेशन में इजी बनता है। तो इन्होंने बोला कार्बन 12 का एक एटम उठा लो, उसका मास कैलकुलेट करो, उसके मास का 1/12 पार्ट निकालो, उसको नाम दे दो 1 AMU। अब किसी भी अदर एलिमेंट के एटम का मास देखना है, एटॉमिक मास देखना है, तो उसका एक एटम उठा लीजिए और देखिए कि वो 1 AMU के कितने टाइम्स आता है, 1 AMU के कितने टाइम्स आता है। जितने टाइम्स आएगा वही नंबर उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे हमने बोला, मान लो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24। साइंस में, केमिस्ट्री में बोला जाता है किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इज जस्ट अ नंबर। क्या है ये, एक नंबर है। मैग्नीशियम का बोला एटॉमिक मास 24 है, इसका मतलब वो 1 AMU के 24 टाइम्स है उसके एक एटम का मास। यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 का कितने टाइम्स है, 24 टाइम्स। सल्फर का बोले 32 है, सल्फर का अगर हम बोले 32 है एटॉमिक मास, तो सल्फर का एक एटम 1 AMU के कितने टाइम्स होगा, 32 टाइम्स। ये मोटी मोटी बात सबके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, चलिए तो ये नोट कर लीजिए, तो आगे बात करें। उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 32 है। हाँ, AMU को किस लिए लाए थे, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास की। ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो आपका जो जो केमिस्ट्री पूरी चलेगी वो किस पे चलेगी, आपको मास नंबर याद है तो अपना काम बनता है, अपने को ये डेफिनेशन वगैरह से कोई है, लेकिन बेसिक पता तो होना ही चाहिए, कहाँ से आया, कितने ग्राम है। तो एटॉमिक मास क्या है, इज जस्ट अ नंबर। एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला सल्फर का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 32, तो इसका मतलब क्या है, सल्फर का अगर 1 एटम लेते हो, उसका मास देखते हो, तो वो क्या होगा, 32 टाइम्स होगा कितने के, हाँ लिखेंगे, अभी लिखेंगे, अभी बताते हैं। एटॉमिक मास को तो नंबर भी लिख देते हैं, MU में भी लिखते हैं, चलता है। अभी जो इन्होंने बात बोली,
अभी एक लाइन लिखेंगे वो स्पेशल है, मतलब एक या 3 लाइनें लिखेंगे। जैसे मान लो हमने लिखा एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर लिख रहे हैं तो लिखेंगे 32। एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, नंबर तो 16 हो जाता। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। मास ऑफ वन एटम of sulfur is 32 AMU। एक ही बात है, इसको नंबर से बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, AMU से। अब तीसरी चीज लिख रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये कुछ नई चीज है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है अभी सिखाएंगे। ग्राम एटॉमिक मास, जो भी उसका ये नंबर आया है ना, उसको ग्राम में लिख दीजिए। इसको किस में लिख दीजिए, ग्राम में लिख दीजिए। अब ये जो नीचे वाली चीज है ये थोड़ी अलग है, इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं, देखो ध्यान से। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर इज 32 AMU बोल दिया हमने। ग्राम एटॉमिक मास जैसे ही बोला वैसे ही यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 32 ग्राम कर दिया, है ना। अगर एटॉमिक मास को ग्राम में डिनोट करते हो तो उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। बट ये है क्या, ध्यान से देखना, ये है मास ऑफ Na एटम्स ऑफ सल्फर। ये सल्फर के Na एटम्स का मास है 32 ग्राम, जिसको हमने बोला क्या, ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि ये सल्फर के हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं सल्फर के 1 मोल का मास हो गया। क्या कहते हो बच्चों, अगर Na एटम्स का मास बोल रहे हो इसको, तो Na एटम्स तो 1 मोल ही होते हैं ना। यानी कि सल्फर का, सल्फर एलिमेंट का अगर 1 मोल लोगे तो उसका मास कितना आएगा, 32 ग्राम। ग्राम में कितना होगा वो, 32 ग्राम। बात समझ आ रही है। नंबर बोलेंगे तो 32, एक एटम का मास बोलेंगे तो 32 AMU, और अगर बोल दिए 1 मोल का, जिसको ग्राम एटॉमिक मास नाम दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। तीन लाइनें याद रखेंगे, काम अपना बन जाएगा। हाँ, वो ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं। इससे क्यों इंटू करना पड़ेगा, इससे क्यों करना पड़ेगा, तो मोल ही तो निकाल रहे हैं, मोल ही तो निकालना चाह रहे हैं। नीचे GM ग्राम में लिखते हो तो यहाँ पे ग्राम में लोगे तभी तो कटेगी यूनिट, यूनिट तभी तो काटते हो ना। हाँ हाँ, अभी हमने 1 AMU की वैल्यू ग्राम कहाँ, हाँ हम तो वो 32 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए वैल्यू, 32 टाइम्स। हाँ, तो होगी ना 32 टाइम्स, पूरा कैलकुलेट करके देखना, सेम आएगा, अप्रॉक्स 32 ग्राम के बराबर आ जाएगा। फिर जो Na है उससे हम ये 32 ग्राम को इंटू करेंगे, वो उससे ही कट जाएगा पहले। हाँ, अभी करना कैलकुलेशन, अभी करके दिखा दो। ये डेटा दिमाग में फीड हुआ क्या, ये तीनों किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी मोल की ना, मोल पे आ जाता, हो गया। अब मोल पे आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। ये सब क्या थी, छोटी मोटी बातें थी, अब हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हैवी तो नहीं लग रहा है किसी को, इजी है।
मोल की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, कोई डेफिनेशन लिखवाई थी या नहीं लिखवाई? या सीधे शुरू कर दिया था, बस नंबर ऑफ पार्टिकल लिख के उसी से रिलेट कर दिया था और कुछ नहीं लिखवाया था? डेफिनेशन लिख लेते थोड़ा सा एक प्रॉपर। पार्टिकल्स और एटम्स में क्या? अगर एटम का सैंपल है तो एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल का सैंपल है तो पार्टिकल का नाम मॉलिक्यूल हो जाएगा, आयन का सैंपल है तो पार्टिकल आयन हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल ही होता है एटम के केस में। एलिमेंट और एटम में, एलिमेंट आपका एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी कुछ एलिमेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बताते हैं बेसिक डेफिनेशंस। One mole contains Na number of particles। अब ये कोई नई डेफिनेशन तो हुई नहीं, ये तो बात हम लोग कर चुके हैं ना कई बार, कुछ खास बात तो है नहीं है। कुछ खास है क्या? कुछ खास नहीं। ट्वेल्व ग्राम ऑफ C12 एलिमेंट। C12 के हमने कितने ग्राम लिए हैं? 12 ग्राम लिए हैं। इसमें कैलकुलेट किए हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कैलकुलेट किया हमने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए Na, या कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए, वो कितने आ गए? Na। इसी को बेस बनाया गया किसके लिए? 1 मोल के लिए। कार्बन 12 से ही बेस बना किसके लिए? 1 मोल के लिए, है ना। तो आपका AMU के लिए भी कार्बन 12 ही बेस था, और आपका 1 मोल की डेफिनेशन के लिए भी किसको बेस बनाया गया? कार्बन 12 को ही बनाया गया। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स इसमें देखे गए कितने थे? दोनों का टोटल कहाँ? 12 ग्राम कार्बन 12, दोनों का टोटल नहीं है। कार्बन 12 वाला आइसोटोप लिया गया, उसके 12 ग्राम लिए गए, उसमें पार्टिकल कैलकुलेट किए गए, उनका नंबर कितना आया? जो नंबर आया उसी को एवोगैड्रो ने क्या नाम दे दिया? Na। कार्बन के 3 आइसोटोप नेचर में, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 को एवोगैड्रो ने उठाया, उसके 12 ग्राम लिए, उसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किए, उसी नंबर ऑफ एटम को उसने क्या नाम दे दिया? एवोगैड्रो नंबर। वही नंबर ऑफ एटम कितना आया था? 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि 1 मोल आया कहां से, उन्होंने कहां से उठाया? एवोगैड्रो नंबर किस नंबर को बोला? हाँ, मतलब जो हम 1 AMU की वैल्यू निकालते हैं वो Na बने, हाँ, तो जो है वो Na के बराबर। चलिए अब मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाएं अपने।
ये तो हमने आपको बता दी बैक स्टोरी, कहाँ से आया मोल, कहाँ से आया Na, कहाँ से आया AMU। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखाया एटम का केस है तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, आयन का है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल का है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, और आयनिक कंपाउंड है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। 4 केस हमने पढ़े थे। अब आज एक और नया केस पढ़ने जा रहे हैं। 5वां केस है कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल कैलकुलेशन है व्हेन वॉल्यूम ऑफ gas is given at STP. STP is standard temperature and pressure. STP है standard temperature and pressure. STP पर अगर किसी गैस का वॉल्यूम दे रखा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मोल। तो एसटीपी होता क्या है, पहले एसटीपी जान लो। पहले एसटीपी की एग्जैक्ट वैल्यू जान लो। एसटीपी है, इसमें टेम्परेचर आपको लेना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना लेना है आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन। एसटीपी में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। हाँ, और प्रेशर है 1 atm। प्रेशर कितना लेना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, या इसी को कहते हैं 760 mmHg। मरकरी का अगर कॉलम हो तो उसकी लंबाई कितनी हो, 760 mg अगर होगी, mmHg अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 atm प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर आपसे कोई पूछे एसटीपी में टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है तो टेम्परेचर बताओगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना बताओगे 1 atm। ठीक है, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर कोई गैस ली जाती है और उसका 1 मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम हमेशा एक फिक्स वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 22.4 लीटर। क्या वैल्यू है, 22.4 लीटर। तो याद, आपको सवालों के लिए ये सब इतना डेटा नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 1 मोल गैस एट एसटीपी है वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। गैस के सारे सवाल इसी से हो जाए। इस वॉल्यूम को नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं इस वॉल्यूम को, मोलर वॉल्यूम। किसी गैस का एसटीपी पर अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, डेटा हम ये याद कर रहे हैं एक तरीके से। अगर टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड है तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4। एक एटम नहीं, एटीएम। एटीएम इज अनदर थिंग, एटम इज अनदर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एसटीपी, तो एसटीपी पर अगर किसी गैस के 1 मोल लेते हो
तो उसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेटेड याद रखना है। कितनी वैल्यू होगी इसकी? 22.4 लीटर। हाँ, 22.7 नया डेटा है, लेकिन 22.7 को कोई पुरानी बुक यूज ही नहीं कर रही है। मतलब जो पेपर भी बना रहे हैं ना, वो 22.4 कोई जो अपने जेईई का पेपर सेट करते हैं वो क्या पुराने प्रोफेसर्स हैं, तो वो वही 22.4 वाला ही डेटा लेते हैं। रिसेंट डेटा तो 22.7 है, 22.4 लेंगे अपन, क्योंकि अभी तक जितने नई बुक्स भी आ रही हैं वो भी ले रही है। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना प्रेशर है? हाँ, ले लो पास्कल में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है पास्कल, इसकी वैल्यू पास्कल में याद रखनी हो, है ना। इसका अपने को कोई काम नहीं है, अपने को बस ये याद रखना है एसटीपी पे 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम को क्या बोलते हो? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्यों कहते हैं? 1 मोल का वॉल्यूम है तो मोलर वॉल्यूम नाम दे दिया गया। ठीक है, हाँ, टेम्परेचर। चलो अब सवाल करें इस पे, कैसा सवाल आएगा? नोट कर लिया सबने? मुद्दे की बात तो यही होगी ना कि कैसा इस पे आएगा क्वेश्चन। चलिए सवाल पे आता। ऑक्सीजन गैस का सैंपल है, इसका वॉल्यूम एट एसटीपी दे रखा है 11.2 लीटर। कैलकुलेट मोल ऑफ O2 एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। O2 के मोल निकालने हैं और मॉलिक्यूल निकालने। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। एसटीपी पर, एट एसटीपी की कंडीशन दी है 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम होता है तो मोल कितने आते हैं गैस के? 1 मोल है, तो अपने को क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया है? 11.2 है। ये तो आइडियल सिचुएशन है, अपने को वॉल्यूम कितना दे रखा है? 11.2 लीटर दिया हुआ है। कंडीशन सेम है एट एसटीपी, तो कितने मोल हो जाएंगे? यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। 1 बनाना का प्राइस 2 रुपीज है, तो 2 बनाना का कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 22.4 लीटर का 1 मोल था। 22.4 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। देन 11.2 वॉल्यूम आधा कर दिया, तो मोल भी क्या आ जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। 0.5 मोल आ गए। अब मॉलिक्यूल भी पूछ लिया आपसे, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो? मोल मल्टीप्लाइड बाई, कोई दिक्कत? मॉलिक्यूल कैसे निकालते थे? मोल निकालना आ गया तो मोल मल्टीप्लाइड बाई Na कर देंगे, 0.5 Na आ जाएगा। बोलो, सबको आया? सॉल्व करेंगे ना, ये तो हम लिखते हैं, आप थोड़ी लिखेंगे। गर्ल्स सबको आ गया? मॉलिक्यूल्स कैसे निकले? मोल निकाल के फिर Na से मल्टीप्लाई कर दिया। एटम बोल दें तो एटॉमिसिटी का और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। एटम बोल दें तो मॉलिक्यूल में क्या कर दें? एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। O2 की एटॉमिसिटी कितनी है? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बोलिए 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
खुश हैं आप लोग बच्चों? हाँ बच्चे, मैम 22.4 लीटर इन जनरल में है। हाँ इन जनरली याद रखेंगे इसको, इससे अपने क्वेश्चंस निकलेंगे। चलिए अब आप अच्छा वाला एपीएम क्यों लिख देंगे, हम एटम लिखेंगे। बहन ऐसे ना करो, हाँ सॉरी, मेरी राइटिंग ऐसी बेकार है थोड़ी, क्या पूछ लिया करो आप लोग जो भी नहीं समझ। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 2 नंबर ऑफ एटम। पहले निकाला मोल, फिर निकाला मॉलिक्यूल, फिर निकाला एटम, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपको मोल कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि नहीं। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगी अगर आप कर लेते हैं तो मतलब आप नहीं कर पाते हैं तो मतलब अभी क्या है, एनसीईआरटी कोई लाया है? एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ही करा देते पहले, चलो जी। फिर मॉलिक्यूल निकाला, फिर एटम, स्टेप बाय स्टेप। एनसीईआरटी कौन लाया, दे दो, किसी के पास है? पहले कुछ एनसीईआरटी का ही करा दिया था ना। चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करिए। नीचे क्या है, नीचे कहाँ ध्यान है आप लोग का? नीचे क्या रखा हुआ है प्यारे बच्चों? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, Au इज गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड, 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। गिवन मास पता है आपको कितना है? 1 ग्राम। पहले इसमें भी मोल लिखेंगे, मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर एटम निकालेंगे। एटम जो एलिमेंट है वो तो एटॉमिक स्टेज में ही होते हैं, Au तो मॉलिक्यूल बनाता नहीं है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वही क्या हो जाता है, एटम। मतलब मॉलिक्यूल होता ही नहीं, वही एटम निकल आता है। इसमें एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी शायद, आप क्वेश्चन में दिया नहीं है पर जरूरत पड़ेगी। सिल्वर गोल्ड का होता है 179, सोडियम का होता है 23, लिथियम का होता है शायद 7, और Cl2 के लिए आपको मोलर मास लेना पड़ेगा। क्लोरीन का तो मोलर मास लोगे 35.5 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा, 71। इसके लिए मोलर मास लेना पड़ेगा। गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई एटॉमिक मास करके क्या निकालोगे, मोल, फिर मोल से क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल।
ऑप्शन ए। ऑनलाइन बच्चों सुन पा रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? यस मैम। कोशिश करिए, सब लोग नहीं आएगा तो मैं तो हूँ बताऊंगी। क्या इसमें जैसे इसमें मॉलिक्यूल निकलता है वैसे इसमें एटम निकल जाएगा Na से मल्टीप्लाई करने पे। Na की वैल्यू Na मत रखो ना, Na ही रखो सीधे। Cl2 में निकलेंगे मॉलिक्यूल, बाकी में तो एटम निकलेंगे। Cl2 में मॉलिक्यूल निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल से, फिर उसको एटम में कन्वर्ट करेंगे एटॉमिसिटी में। बाकी सब में तो जो मॉलिक्यूल होगा वही एटम होगा। मॉलिक्यूल बेसिकली होगा ही नहीं, एटम ही निकलेगा सीधे Na से मल्टीप्लाई करने। आपका आंसर आया ए। किसी ने आंसर दिया ए? चलिए मैं बताऊं, बच्चा पार्टी क्या कहते हैं आप? चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास मल्टी, ये आ गया मोल। तो गिवन मास 1 है, ग्राम एटॉमिक मास था 179, इससे क्या आ गए मोल। अब इसमें Na का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएंगे आपके एटम्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल आता है लेकिन ये तो एटम का केस है ना, इसमें एटम आता है Na। अब सी हो गया, कौन चेंज कर रहा है बार बार? तो Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें एटम आ गए इतने। इसी तरीके से दूसरे वाले में एटम कितने आ जाएंगे बी में, 1/23 इंटू Na। तीसरे वाले में कितने आ जाएंगे? सबको समझ आ रहा है? क्लास आपस में बात नहीं करेंगे। 1/7 मल्टीप्लाइड बाई Na। गिवन मास तो सब में 1 है ना, गिवन मास बाई ग्राम एटॉमिक मास कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई Na कर रहे हैं। और चौथे वाले में क्या हो जाएगा 1/71 मल्टीप्लाइड बाई Na। ये तो मॉलिक्यूल का केस है, तो इसमें पहले मॉलिक्यूल आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Cl2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसमें चेक कर, वैल्यू देख लो किसकी सबसे बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इसमें Na से डिवाइड कर रहे हो 179 का, इसमें Na से डिवाइड कर रहे हो 23 का, इसमें Na से डिवाइड कर रहे हो 35.5 का। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये, फिर कौन सी है B, फिर कौन सी है ये D, फिर सबसे छोटी वैल्यू किसकी है A की। तो अगर सबसे ज्यादा बोले तो कौन सा आ गया C, फिर उसके बाद B, फिर D, फिर A। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? बेटा आपको आया तो निकाल लेंगे कितने भी ग्राम दिए हो। टाइम बोलिए। किसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा ना, इसमें तो डायरेक्ट एटम ही निकाल दिया हमने। एटॉमिसिटी से करेंगे इसमें, तो इसमें 1 से करोगे, इसमें 1 से करोगे, 1 से करोगे। ये तो बेसिकली एटम ही है, मॉलिक्यूल है ही नहीं। ठीक है, टाइम बोलिए क्या हो रहा है 42। चलिए एक सवाल और बनता है, एक सवाल आप ले लीजिए, करिए। शगुन का एक क्वेश्चन तो बनता ही। अच्छा सवाल करते हैं। अब देखते हैं आपके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं या नहीं। चलिए अब मैं इसमें कुछ बोलूंगी नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करिएगा, बस मैं क्वेश्चन को एलिबरेट करके आपको बता दूंगी।
एटॉमिक नंबर वगैरह चाहिए होगा तो बता दूंगी। 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज है 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की कोटिंग की गई है जिसकी थिकनेस है 0.05 सेंटीमीटर, इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया। एक कोई प्लेट है, उसका एरिया कितना दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर। इस पे कितनी थिकनेस की 0.05 सेंटीमीटर थिकनेस की सिल्वर कोटिंग कर दी गई। ठीक है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स deposited on plate is, सिल्वर एटम कितने डिपॉजिट होंगे उनका नंबर दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपको। फिलिप्स मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108, डेंसिटी हो गई 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ बात समझ आ रही है? डेंसिटी क्यों दी गई होगी? डेंसिटी दी गई होगी किसके लिए? वॉल्यूम, मास, कुछ ऐसे कैलकुलेट करने के लिए। अपने को अगर सिल्वर के नंबर ऑफ एटम निकालने, अगर सिल्वर का गिवन मास पता चल जाए तो बात बन जाएगी। मास अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे फिर, गिवन मास बाय एटॉमिक मास कर देंगे तो मोल आ जाएंगे, और मोल से हम लोग एटम निकालना तो बहुत तेज जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने मोल से एटम, है ना? तो अब सोचिए थोड़ा सा 2 मिनट। एरिया और थिकनेस दे रखी है, कुछ एरिया और थिकनेस से वॉल्यूम निकालना आपको आता होगा। पूरी कोटिंग कर दी गई है सिल्वर की, एरिया बताया गया उसका, उसकी थिकनेस, हाइट बताई गई है, तो वॉल्यूम निकल सकता है सिल्वर का। ओ भाई, ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर मान लो इतनी थिकनेस का सिल्वर लगाया गया। अब मैं डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ, अच्छा आप लोग, ये नीचे वाली प्लेट है, ऊपर इसके सिल्वर लगा दिया गया। ये एरिया ऐसे देखने से लग रहा है कि ये वाला एरिया कम है, ये वाला ज्यादा है, दोनों इक्वल है। ऐसे कैसे? ऐसे, ये नीचे वाली प्लेट है, इसके ऊपर इतनी थिकनेस का सिल्वर लगा दिया गया, तो सिल्वर की ये थिकनेस, हाइट दी हुई है, और ये प्लेट का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इनटू हाइट करके वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो? पूरी जितनी सिल्वर की कोटिंग है उसकी हाइट दी हुई है, और उस प्लेट का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करके वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो? 9th-10th में पढ़ा होगा कहीं एरिया वॉल्यूम, पढ़ा है? एरिया दिया है, हाइट दी है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट यहाँ पे क्या काम कर रही है? जो थिकनेस है वही, तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही आ जाएगा, फिजिक्स में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकाल लेंगे, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके गिवन मास निकल आएगा, और गिवन मास निकलते ही तो अपने को आता है मोल निकालना, मोल से एटम निकालना। अब सब मैंने बता दिया, अब मैं कुछ नहीं बताऊं, अब आप बताओ। ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर स्क्वायर में है, ये किस में है? सेंटीमीटर में। डेंसिटी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दी है डिवाइडेड में, तो इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो।
मास निकालना है उस फॉर्मूला से। यूनिट का ध्यान रखना, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कुछ करो ऐसा। हाँ, मास तो गिवन मास आ गया गिवन मास। सेंटीमीटर मीटर का देख लिया। हाँ, वॉल्यूम कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, कैसे? हाँ, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर मीटर होता है सेंटीमीटर बनाते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 बार हो जाएगा ना स्क्वायर। अब करके निकालिए। अब मैं कुछ नहीं बता रही, अब आप बताएंगे। अब आप आंसर बताएंगे मुझे। करिए जयेश, बैठे क्यों हैं? सोचिए मत, अब कुछ सोचने के लिए बचा नहीं है, सब बता दिया। दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है क्या? कितना आ रहा? 197 आ गया। 7 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्या? तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में फिर दोनों स्क्वायर होगा। वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दीजिए, ग्राम में मास आ जाएगा। मास से निकालिए मोल, मोल से निकालिए एटम। ये कौन है? क्लास में कौन? अलाउड नहीं है, हम भी नहीं उठाते अंटिल। अच्छा, हाँ बिल्कुल उसी टर्म्स में लिखिए। किसकी आ गई है? जिसकी आ गई है वो जाएगा। आ गई है तो चले जाएंगे, देख के जाएंगे। चलो बताया जाए, देखिए ध्यान से। एरिया दिया हुआ है, थिकनेस से मल्टीप्लाई करिए तो सिल्वर कितने वॉल्यूम में डिपॉजिट है वो आ जाएगा। एरिया कितना था? 0.05 मीटर स्क्वायर था, है ना। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 और मल्टीप्लाई होगा। थिकनेस थी 0.05 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया एरिया, और ये सेंटीमीटर, तो ये आ गया वॉल्यूम सिल्वर का। ठीक है, कितना बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये दोनों डेसिमल उड़ जाएंगे दो दो से, तो 25 ही बन रहा था ना, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ये वॉल्यूम आ गया। अब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 7.9, तो ये आ जाएगा ग्राम में मास, है ना। ये आ रहा है 197.5 जिन्होंने निकाला है। अब गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास कर लेंगे तो क्या निकल आएगा? मोल।
197.5 डिवाइडेड बाय कितना आया 108, ये आ गए मोल। अब एटम निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, बच्चे निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, Na रखेंगे तो वैल्यू आ जी बिल्कुल। आंसर इंटीजर तक देना है, फाइनल आंसर देना है, पूरे इंटीजर में आंसर देना है फाइनल। 11 पॉइंट कुछ आ रहा है इसमें, 11 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 ऐसे करके आ रहे हैं। और क्वेश्चन में आपके ये दिया हुआ था 10⁻23 दिया था, तो ये वैल्यू निकालनी थी, तो ये वैल्यू इंटीजर में 11 आ जाएगी। 10 पॉइंट को कुछ करोगे चेंज तो 11 आ जाएगी इंटीजर। 237 तो नहीं बनेगी 11, फिर कुछ कैलकुलेशन छोटी मोटी मिस्टेक हुई। ठीक है, चलिए आज की आपकी होती है क्लास ऑफ।